वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से बात जारी थी बैनुल-अक़वामी प्रेशर के हवाले से बात की, इस हवाले से बात करेंगे वारिस रज़ा साहब से, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वारिस रज़ा साहब, जिस तरह से आपने बात की कि बैनुल-अक़वामी प्रेशर की जैसे पाकिस्तान पे मुसलसल मौजूद है कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात में, ख़ारजी मामलात में इस वक्त अमेरिका जैसा मुल्क काफ़ी असरअंदाज होता है, तो वारिस रज़ा साहब, क्यों बैनुल-अक़वामी रियासतें इस हवाले से असरअंदाज होती हैं पाकिस्तान पे, या क्या ये फेक जेस्चर है या इसमें कोई हकीकत भी है? देखिए, इसको एक बात को समझना चाहिए। आपने बहुत संजीदा सवाल किया है, तो लिहाजा मैं बहुत संजीदगी से आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आप ये बात समझ जाइए कि पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट दुनिया की, हम्म। और कैपिटलिस्ट दुनिया जो होती है वो सरमायादाराना मिजाज के मुताबिक चलती है। वो हम्म। लेन देन के ऊपर चलती है, अपने मफादात के ऊपर चलती है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि बैनुल अक़वामी प्रेशर, देखिए, ये आपकी हुकूमत, जो मुंतखब हुकूमत होती है, उसका उसकी सियासी दानिश का ये तकाजा होता है कि वो प्रेशर ले रही है या गुफ्तगू के तहत जो है ना अपने लिए आसानी पैदा कर रही है। हम्म। तो ये, आप अगर उस हुकूमत को या जो भी मुंतखब हुकूमत है उसको जो है ना उसका टर्म पूरा करने दें, उस टर्म के बाद एहतसाब का खुद ब खुद आपने एक निज़ाम वज़ा किया, इंतखाबात, हम्म। वो इंतखाबात जो है ना उसका एहतसाब कर लेंगे। हम्म। और अच्छी कारकर्दगी हुई तो भी बात बन जाएगी, बुरी कारकर्दगी हुई तो भी उसको लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बैनुल अक़वामी प्रेशर का लफ्ज जो है ना इस्तेमाल करें, बल्कि पूरी दुनिया का कैपिटलिस्ट समाज जो है उसमें लेन देन का जो ये निज़ाम है, ये हर मुल्कों में चलता है, दुनिया के तमाम ममालिक होते हैं। हाँ, ये आप बात कह सकते हैं कि चूंकि दुनिया का सुपर ताकत के तौर पर अमेरिका जाना जाता है, लिहाजा अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है ना मुख्तलिफ इदारों में होता है। लेकिन उस इन्फ्लुएंस को आपका सियासतदान, आपकी सियासी जमात, आपकी मुंतखब हुकूमत, वो किस तरीके से जो कम कर सकती है, उसको डिफेम कर सकती है, ये आपकी सियासी हिकमत अमली पर तय करना पड़ता है। सियासी हिकमत अमली तय करेगी। लिहाजा सियासी सियासी लोगों को सियासी फैसले करने दें। ठीक है, सियासी सफीना फैसले खान वो साहबा हमारे करेंगे। साथ मौजूद हैं। सफीना साहिबा, आपसे भी बात करेंगे। मेके वाले आपके मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, ससुराल आपका तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखता है, तो आप वोट किसे कास्ट करने जा रही हैं? मैं अगर वोट कास्ट करूं तो मैं सच बताऊं या झूठ बोलूं? आप सच बताएं ना, कौम सारी देख रही है आपको। मैं सच बताऊं, मैं पहला वोट डालूंगी बिलावल भुट्टो को, अगर वो मेरे हलके में हुआ तो। लेकिन वो मेरे हलके में नहीं है, डिफेंस में आई डोंट थिंक सो कि वो हैं। तो फिर मैं वहां पर कैंडिडेट देखूंगी कि दूसरा कौन सा बेहतर है, तो उसको डालूंगी। लेकिन एक वोट शायद शेर को डाल दूं। तो आपका जो इस वक्त एतमाद है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ है? मुझे बिलावल भुट्टो ने बड़ा इंस्पायर किया, बड़ी अच्छी कंपेन किया, इलेक्शन कंपेन उन्होंने। इलेक्शन कंपेन तो मैं में फ्यूचर में उन्हें, चाहूंगी कि मैं बिलावल भुट्टो को वोट करूं। इलेक्शन कंपेन की वजह से आप उन पे एतमाद कर गई हैं? नहीं नहीं, उनकी जो द वे ही लाइक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह से उनकी पर्सनालिटी मुझे खुल के सामने नजर आ रही है, मैं एक्चुअली उनको कनेक्ट कर पा रही हूँ अपने साथ। तो वो मेरे साथ थोड़ा साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, तो वो मुझे लग रहा है कि इज बेटर। एक तो यंग है, असल यंग है, पाकिस्तान के अंदर असल यूथ है, असल नौजवान है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को। तो उनको डेफिनेटली, और बड़ा पाए की सियासत कर रहे हैं, जो भी उनके उस्ताद हैं वो बड़े माहिर हैं। मैं तो हमेशा कह रही हूँ कि उनके पीछे जो ब्रेन है वो काबिले दाद है। सफीना साहबा, इंतखाबात 2024 चंद घंटों की दूरी पर हैं। इंतखाबात से पहले ही काफ़ी शकूक शुबात हम पहले इसको डिस्कस कर चुके। आप क्या समझती हैं कि इंतखाबात के बाद आवाम को हम एतमाद में ला सकेंगे, इसके रिजल्ट जो आएंगे? मुझे नहीं लग रहा कि इस इलेक्शन के बाद लोग जो है पाकिस्तान के अंदर, आप लोग तमाम जो ये सेटअप लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई एतमाद की फिजा बरकरार कर पाएंगे। मुझे तो ये सेटअप भी चलता हुआ नहीं नजर आ रहा। मुझे तो कल इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होके नजर आ जाए, कोई पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस हो गया, तो मैं कहूंगी कि हाँ यस, ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो गए थे और अब ये नतीजा निकल आया। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये सेटअप लॉन्ग होता हुआ नजर नहीं आ रहा।
तो ये सेटअप ज्यादा परमानेंट है नहीं, ये बहुत थोड़े अरसे के लिए है। ये तो मैं 2 साल से कह रही हूँ, ये सेटअप इतना प्रोलॉन्ग नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अंदर असल निजाम ने तब्दील होना है, तो मैं तो उसका वेट कर रही हूँ। ये तो बस टेम्परेरी फिल्में हैं जो चल रही हैं और हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सफीना, हम समझे कि जल्दी दोबारा लंदन की रौनकें या सियासी सरगर्मियां वहां पे फिर बहाल होने वाली हैं? मैंने तो कहा कि एक वोट मैं शेर को दूंगी, इसके बावजूद मुझे लग रहा है कि मियां साहब बहुत जल्द जो है वो लंदन वापस आएंगे। तो आप समझती हैं कि मियां साहब को भी सरप्राइज मिल सकता है इस इलेक्शन में? मियां साहब को मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि मियां साहब, उन्होंने आपको घेर घार के ऐसी आपकी सियासत कर देनी है कि आप ना रो पाएंगे, ना हंस पाएंगे, ना कुछ शिकायत कर पाएंगे। ये मैं पहले दिन से बड़ा फर्मली बिलीव है मेरा कि उन्होंने मियां साहब के सारे केसेस हटा दिए, मियां साहब के लिए खुला मैदान भी रख दिया। और इसके बावजूद मैं हमेशा सिंसियर, मेरी एडवाइस रही है कि मियां साहब आप इलेक्शन की कैंपेन से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि अगर आपकी पार्टी उस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी सीटें नहीं ले पाती तो आपके नाम पे धब्बा लगेगा। नवाज शरीफ साहब की सियासत खराब होगी, ये किसी और की सियासत का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मियां साहब हमेशा से यही बिलीव है उनका कि वोट सिर्फ नवाज का। तो अगर नवाज की इतनी खुली चिट्ठी मिलने के बावजूद भी अगर मियां साहब एक सिंगल मेजॉरिटी भी ना ले पाए तो उनकी सियासत पर, उनकी जात के ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा और ये बहुत बुरा अंजाम होगा उनकी सियासत का। इसलिए मैं उनकी खैर खा हूं, तो मुझे अपने खदशात होते हैं, मैं अपने तरीके से रखती हूँ, लोगों को वो बुरे लगते हैं। अच्छा उसामा, जिस तरह बात हो रही है, तो जो अगर बात करें ज़मीनी हकायक की, अगर बात की जाए तो साउथ पंजाब को अगर देखें तो ये मेरे सामने जो चीज़ें हैं, जारी बात है बाकी तो वोट ने फैसला करना है, लेकिन जो वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई या जो कैंडिडेट का प्रोफाइल है, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख कर तो 46 जो साउथ पंजाब की सीटों में से 24 सीटें जो है वो PMLN की जो है वो अभी तक उनकी आ रही हैं। 9 जो है सीटें वो PTI के हमारी याफ्ता जो लोग हैं उनकी आ रही हैं। 9 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आ रही हैं, जिसमें 3 रहीम यार खान, 3 मुल्तान और 3 मुजफ्फरगढ़ से। इस तरह एक जो है PMLQ की जो तारक बशीर चीमा साहब है उनकी आ रही है। तो अब ये अगर 46 में से 24 सीटें सिर्फ ले रही है और तकरीबन आधी सीटें जो है नून लीग, जहाँ से ओवरऑल एक और जो दूसरी साइड से अगर पंजाब पूरे की बात की जाए तो 80 जो सीटें हैं वो नून लीग के जो लोग तो खैर 120 का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो कंफर्म सीटें जो अभी तक जो मैंने अपने तौर पर जो चीज़ें हासिल की हैं, गैदर की हैं, तो 80 के करीब तो इनकी सीटें प्लस हैं। लेकिन 31 सीटों पे वो जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनमें से आधी सीटें या उससे कम सीटें जो है उस पर भी वो मुकाबला अपना जाहिर कर रहे हैं। IPP की जो है 4-5 सीटें भी मेरा नहीं ख्याल कि शायद पंजाब के अंदर जो है कौमी असम्बली की अगर बात की जाए निकल रही हैं। अगर इस तरीके से सिंध के हवाले से बात की जाए तो 40 से के करीब जो सीटें हैं सिंध में पीपल्स पार्टी की एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और पंजाब में जिस तरह उन्होंने बताया ये सिर्फ साउथ पंजाब की 9 सीटों की बात हो रही है, सेंट्रल पंजाब की सीटें भी इसमें शामिल होंगी। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर भी अच्छी खासी पीपल्स पार्टी जो है अपना शेयर जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन वो लेने में कामयाब होगी। और ये तो फिर ओवरऑल जो है सीटें अगर 80 से 90 के दरमियान जो नून लीग की बनती हैं और 70 के करीब जो है अराउंड जो है वो पीपल्स पार्टी की बनती हैं और PTI के हमारी याफ्ता आज़ाद की अगर सीटें 40-50 भी बन जाती हैं तो ये तो फिर नून लीग जो है वो आज़ाद जो PTI के हमारी याफ्ता है उनकी मरहून मिन्नत हुकूमत होगी, वरना फिर उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भीख मांगनी पड़ेगी। तो क्या जो है इस तरीके से जो हुकूमत अगर बनेगी भी नून लीग की तो क्या किस तरीके से वो आगे सारे वैसे कल साहब मैं समझता हूँ एक बात हम मुसलसल ये डिस्कस कर रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार किंग मेकर साबित हो सकते हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अगर वो किंग मेकर साबित होते हैं, फैसल वावडा ने भी खबर दी, इस हवाले से मुसलसल हम इस पर अपडेट कर रहे हैं, तो आज़ाद उम्मीदवार की जो बनने वाली गवर्नमेंट है वो तो रजा सैयद साहब से पूछते हैं इस हवाले से। जी रजा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत इस तरह की अगर बनेगी तो वो अपना मंशूर जो उस पर किस तरह इम्प्लीमेंट कर लेगी जब मुख्तलिफ जमातें उसके अंदर शामिल होंगी? देखिए जनाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर मजमूई तौर पर उभरती हुई मुझे नजर आती है। मेरे पास जो डेटा है 266 कुल नशिस्तें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान में जनरल नशिस्तें कहलाती हैं। 141 नशिस्तें टोटल पंजाब की है, 141 के अलावा सिंध में 61 हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 45 हैं, बलूचिस्तान में 16 हैं और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं।
मेरा अंदाजा ये है कि तकरीबन 100 नशिस्तें जो हैं वो PMLN मजमूई तौर पर पाकिस्तान में हासिल करने की पोजीशन में कंफर्टेबल नजर आती है मुझे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 55-60 हो सकती हैं, और इसके बाद बाकी जो तकरीबन 100 नशिस्तें बचती हैं इसके अंदर छोटी जमातें भी शामिल होंगी, MQM होगी, बलूचिस्तान आवामी पार्टी होगी, JUI होगी, जमात इस्लामी होगी, और इसके अलावा आजाद उम्मीदवार होंगे, TLP भी हो सकता है एक आध कोई सीट निकाल ले। होगा ये कि नून लीग एक जब सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पे सामने आएगी तो ऐन मुमकिन है कि जो आजाद उम्मीदवार जीतेंगे उनको ये इशारा मिलेगा, ये मोटिवेशन मिलेगी, या उनको ये डायरेक्शन मिलेगी कि वो बड़ी सियासी जमात के साथ हाथ मिला लें और नून लीग को का हिस्सा बन जाए, नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लें। और जब वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे और नून लीग का नंबर जो है वो 134-135 पे आ जाएगा, जो कि जिससे सिंपल मेजॉरिटी बनती है 266 के ऐवान में, तो उनकी हुकूमत बनाने की पोजीशन वाजे हो जाएगी। और नून लीग का हिस्सा बनने पर जो इंसेंटिव्स मिलेंगे उन आजाद मुमकिना उम्मीदवारों को, वो सॉलिड इंसेंटिव होंगे, यानी उनको वजारतें भी मिल सकती हैं, उनको पार्लियामेंट्री कमेटीज की चेयरमैनशिप भी मिल जाएगी, पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी मिलेंगे, फिर आगे जो डेवलपमेंट का बजट है उसके अंदर भी उनको तो इसका मतलब तो रजा साहब ये हम समझे कि अगला जो सिनेरियो है पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत देने के बारे में सोच विचार की जा रही है। नहीं, मेरे हिसाब से तो में अगर पीपल्स पार्टी बैठेगी तो ये हुकूमत तो इस तरीके से जो आप माले गनीमत जमा करके और उनके ऊपर रहमो करम पर ये हुकूमत होगी, ये तो अपना मंशूर और मैंडेट अमल दरामद नहीं कर पाएगी। उनके अपने अपने मफादात, वजारतें, मिनिस्ट्रीज, फंड और सारी चीजें जब उनको आप देंगे तो फिर पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन में बैठती है तो क्या ये इस तरह की हुकूमत 5 साल पूरे करके अपने सारी जो चीजें हैं लोगों तक जो वादे वईद या जो एक्सपेक्टेशन है पूरा उतर पाएगी? और अगर नहीं तो फिर क्या ये पीपल्स पार्टी को खुला मैदान देने वाली बात नहीं है कि 2 साल बाद वो ज्यादा भरपूर तरीके से वापस आ जाए? देखें, जो प्लान इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है ना, मालियाती जो प्लान है, ये मालियाती प्लान कंटिन्यूएशन नजर आएगी आपको। जो अभी चल रहा है रिजीम, इसी की कंटिन्यूएशन होगी। SIFC मौजूद है, SIFC को लीगल कवर हासिल है, SIFC की कंटिन्यूएशन होगी। इसका मतलब ये है कि हुकूमत चाहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लीड कर रहे हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही हो, दोनों सूरतों में जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी होगा वो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होगा, और डेविएट नहीं कर सकेंगे बहुत ज्यादा उससे हम, क्योंकि गुंजाइश भी नहीं है आपके पास। मार्च के महीने में आपका प्रोग्राम जो इस वक्त बेल आउट पैकेज है IMF का वो खत्म हो रहा है, और उसके फौरी बाद हमें दोबारा IMF प्रोग्राम से रुजू करना पड़ेगा, जिसकी निगोशिएशंस और पेपर वर्क ऑलरेडी हो चुका है। अप्रैल या मई में हम दोबारा IMF के साथ एक नए मायदे में होंगे। इन बिटवीन जो महीने 1.5 महीने का ट्रांजिशन का टाइम होगा, इसमें हो सकता है कोई एक आध एमनेस्टी, टैक्स एमनेस्टी स्कीम निकाल दी जाए, जिसके नतीजे में जो डोमेस्टिक हमारा बिजनेस है, रियल एस्टेट का सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया, इनको कुछ रिलीफ मिल जाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर को कुछ रिलीफ मिल जाए, और लोग जो है वो अपने ब्लैक मनी को वाइट कर लें। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। इसके अलावा ना तो नून लीग के पास कोई ऐसा माशी प्रोग्राम नजर आता है मुझे कि जो बहुत ज्यादा इनकलाबी हो, ना ही पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा माशी प्रोग्राम है। मैंने दोनों पार्टियों के मंशूर को बहुत गौर से देखा है, तो दोनों के मंशूर में ऐसे वाजे गैप्स नजर आ रहे हैं जिसकी बुनियाद पर संजीदा तज्जिए में अगर आप देखें तो कंप्लीट माशी प्रोग्राम ना नून ने दिया है ना पीपल्स पार्टी ने दिया है। और उसकी वजह मुझे समझ में आती है कि नून को भी पता है और पीपल्स पार्टी को भी पता है कि माशी प्रोग्राम तो पहले से जो IMF वाला है वो ही चलेगा, लिहाजा वो अपने वोटर से कोई बड़े बड़े वादे करने की पोजीशन में नहीं है, सिवाय इसके कि बिलावल साहब 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी वो एक आहिस्ता से कम आवाज में कह देते हैं सोलर के जरिए। तो इसका मतलब ये है कि वो 300 यूनिट की बिजली जो मुफ्त दी जाएगी वो उन लोगों को दी जाएगी कि जहां पर सोलर का बंदोबस्त मौजूद होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, फाइन प्रिंट आ जाएगा उसके अंदर। 300 यूनिट ये ब्लैंकेट नहीं है, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को 300 यूनिट फ्री नहीं मिल सकता, पॉसिबल नहीं है। तो बिलावल साहब ने जो सोलर का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल तो कर लिया। ये तो फिर टैक्टिक्स होते हैं। लेकिन असद मिर्जा साहब, ये जिस तरीके से रजा सैयद साहब बात कर रहे हैं कि दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास कोई मुआशी पॉलिसी नहीं है, तो फिर इस बहरान से, इस क्राइसिस से आप किस तरह मुल्क को निकाल सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा तो सियासी इस्तेकाम के बाद मुआशी चैलेंज जो है मेरा ख्याल उससे भी बड़ा चैलेंज बनकर हमें सामने आ रहा है। तो किस तरह फिर आगे हम बढ़ेंगे इस सिनेरियो के अंदर जब दोनों पार्टी मैं इस चीज से बिल्कुल मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि माशी जो पॉलिसी नहीं है मेरे ख्याल से।
1.5 साल की अगर आप गवर्नमेंट देखें पीडीएम की, तो मेरे ख्याल से उन्होंने यही काम किया है। और ये सिर्फ नारा नहीं था कि डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचाया है। अगर आप इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाएं अगर आप, तो ये चीज़ें हमें होती हुई नजर आती हैं। जिस तरीके से आईएमएफ ने आपसे, आपकी नाक से जो लकीरें निकलवाई हैं इस तमाम तर बेल आउट पैकेज के लिए भी, लास्ट 700 मिलियन की आपको जो ट्रेंड चाहिए, उसके बाद मेरे ख्याल से फरवरी में ये कंप्लीट हो जाएगा, ये जो आपका जो बेल आउट पैकेज था। उसके बाद मार्च में डेफिनेटली रजा साहब ने कहा कि आप नए प्रोग्राम के अंदर जा सकते हैं, बल्कि आईएमएफ की एक स्टेटमेंट भी आई है कि आप नए प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। एक अक्सर लोग ये बात भी कर रहे थे कि 6 महीने की जो ये केयरटेकर गवर्नमेंट को क्यों एक्सटेंशन दी गई, मतलब 3-3 महीने की 2 एक्सटेंशन क्यों मिलेंगे, 6 महीने तक ये गवर्नमेंट कर सके। आई थिंक वो आईएमएफ का ये बेल आउट पैकेज भी था जिसमें आपके हाथ पैर बंधे हुए थे कि आप किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दे सकते थे, आप कीमतों को कम नहीं कर सकते थे। अभी बिजली के रेट्स आप देखें जिस तरीके से अभी फिर 5 रुपए का इजाफा किया गया, और माशी तौर पे तो पाकिस्तान का वैसे ही कीमा निकल चुका है अवाम का यहाँ पर, लेकिन आगे क्या गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी, ये गवर्नमेंट दे सकती है आगे आने वाले वक्त के अंदर। इसहाक डार साहब की अगर आप स्टेटमेंट देखें, सवाल से हमने कहा कि हम आते ही लोगों को रिलीफ देंगे। अभी पेट्रोल के अंदर इंटरनेशनल प्राइसेस भी जो है वो कम हुई हैं, आपको उम्मीद है कि पाकिस्तानी अवाम को अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। अगर अगली गवर्नमेंट बनती है और अगली गवर्नमेंट माशी तौर पर पाकिस्तान को बचाने में या पाकिस्तान को माशी तौर पर बुरहानों से निकालने में कामयाब नहीं होती, फिर आप ये बात कर सकते हैं कि साल, 1.5 साल, 2 साल ये गवर्नमेंट मजीद काम करेगी। इमरान खान जो हमारे बानी लेकिन इसाक डार साहब का तजर्बा तो 16 माह में नाकाम हो चुका है। मुफ्ता इस्माइल के बाद जब उसको लाया तो और ज्यादा डॉलर भी ऊपर गया, पेट्रोल की कीमतें का मियां साहब को खुश नहीं सिचुएशन बिल्कुल एग्री। सागडर साहब ने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं अपने दौरे हुकूमत के अंदर, जिसको मुफ्ता इस्माइल भी जो हैं वो भी आइडेंटिफाई करते रहे हैं, और खासतौर पे बहुत सारी चीज़ों के अंदर उन्होंने खुद भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। लेकिन देखें एक सिचुएशन होती है ना, एक तो आप कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, आप कह रहे हैं कि आप फर्स्ट टाइम किसी सिचुएशन के अंदर आए हैं जो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ों को नहीं देखा गया, तो वहां पर आपको तजर्बे करने का मौका भी नहीं मिलता और आपको वहां पे बहुत खुल के खेलने का भी मौका नहीं मिलता। 90 की दहाई से लेकर 2024 आ गए, अभी तक तजर्बों से बाहर ही नहीं आ पा रहे। सर हम डिफॉल्ट, हम एटमी धमाकों के वक्त भी हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे थे, ये खबरें हमारे पास नहीं थी। ये डिफॉल्ट की खबरें आपकी ये 2020 2022 में ही आई हैं आपकी, तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन थी। आपकी तलवार आपकी लटक रही थी, आपके अकाउंट्स के अंदर मेरे ख्याल से कोई 3-3.5 बिलियन डॉलर आपके खजाने में रह गए थे। सिचुएशन मेरे ख्याल से एक बहुत जिस तरह से असद साहब बात कर रहे हैं, रजा साहब ने बात की पीपल्स पार्टी के मंशूर को लेकर, मुस्लिम लीग नून के मंशूर को लेकर। मंशूर यहाँ बड़े प्यारे प्यारे होते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। आप चूंकि बिलावल को वोट देने जा रही हैं तो बिलावल साहब 300 यूनिट बिजली देने का वादा कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून भी फ्री बिजली की बात कर रही है, वादे तो पहले भी झील चुके हैं, मुस्तकबिल क्या है? मैं दोनों के ये फ्री बिजली वाले देने के जो बयानात है मैं उसको रिजेक्ट कर चुकी हुई हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क है और इसमें आधी से ज्यादा जो आबादी है वो गुर्बत पे है, बल्कि उसकी भी गुर्बत की सतह लाइन से भी नीचे है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि पाकिस्तान के अंदर 300 यूनिट, तो क्या 100 यूनिट भी आप फ्री किसी को नहीं दे सकते। तो ये दोनों का मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी ऐलान किया, हमजा ने भी पहले किया और अब बिलावल भुट्टो, तो ये तीनों को मैं रिजेक्ट करती हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। और रही बात कि अभी आपने कहा कि चाहे वो बिलावल हुकूमत में आ जाए या नवाज शरीफ साहब हुकूमत में हूँ, प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हूँ, इस वक्त इन किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास कोई भी इख्तियार नहीं होगा। ये मैं आपको बड़ा फर्मली स्ट्रांगली बिलीव के साथ कह रही हूँ। वही होगा जिसको रियासत कहेगी इनको यस सर करना पड़ेगा। और दूसरा आपने सागडार साहब का जिक्र किया, वो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के अंदर वजारत खजाना का कलमदान संभाल पाएंगे। हो सकता है वो सेनेट चेयरमैन बन जाए, लेकिन मुझे वो इसहाक डार साहब वजारत खजाना का कलमदान उनके पास नहीं होगा, कोई और होगा। अगर नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर होंगे तो रियासत का वजीर खजांची होगा, मियां साहब की मर्जी का नहीं होगा। उसमें एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ का नाम भी आ रहा है कि ख्वाजा आसिफ का क्या लेना देना, हो सकता है उनके नाम का पूरा निकल आए, लेकिन रियासत का ये पहले डिसाइड हो चुका है कि वजीर खजाना जो भी होगा, कोई भी आता है, ये रियासत का होगा और उनका मियां बरादरान से कोई लेना देना यहाँ पे तो अगर वफाक की बात की जाए तो मियां साहब आपको लगता है कि अपनी जात के लिए वजारत उज़्मा की सीट रखेंगे? हो सकता है कि वजारत आला मरियम के लिए और वजारत उज़्मा जो भाई के हाथ दे दें, ऐसा को पॉसिबल?
ये तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि अभी मियां साहब को सिर्फ पोस्टर बॉय की तरह बेचा जा रहा है। वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर होके आए हैं कि अगर मेजोरिटी ओवरवॉर्मली मुझे मिल गई तो वो डेफिनेटली वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आप इस पे फर्मली बिलीव रखें। मियां साहब कभी नहीं चाहेंगे कि अगर मैं नहीं बनना था तो मैं अभी भी नहीं बनूंगा, वो बनेंगे। वो एक सेकंड से पहले कहेंगे ठीक है जो भी था, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा मेजोरिटी मिल गई है तो मुझे मेरे नाम पे वोट डाला है तो मैं ही प्राइम मिनिस्टर आऊंगा। अगर जैसे मैंने पहले कहा सिंगल मेजोरिटी या लेस होती है तो मियां साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, वो स्टेप बैक करेंगे। वो चाहेंगे कि उनका भाई प्राइम मिनिस्टर बन जाए और उनकी बेटी जो है वो सीएम बन जाए। अगर वर्स कम वर्स और अगर फेवर हो जाती है मियां ब्रादरान की तो मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर खारजा, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सीएम बनना फिर भी लेकिन पंजाब के लिए भी यही फार्मूला बैकअप प्लान के तौर पर है कि अगर ज्यादा सीटें नून लीग जीतेगी पंजाब में ज्यादा मार्जिन से तो मरियम साहिबा को नवाज शरीफ साहब उनको मौका देंगे चीफ मिनिस्टर का, और अगर बहुत कम मार्जिन से नून लीग जीतेगी तो फिर वो शहबाज शरीफ साहब को सीएम का मौका में भी दे दे ताकि वो सारे मामला को संभाल सके, जिस तरह वफाक के अंदर आपने बात की। तो ऐसी चीजें भी तो चल रही है। ये मैं टोटली एग्री करती हूँ क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ये कार्ड सामने रख चुके हैं कि मियां साहब ऐसी सिचुएशन में जब बहुत कम मार्जिन पे हम जीते हुए होंगे तो लोगों को संभालना मरियम के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं ही पंजाब को संभालूंगा और मैं पार्टी को स्ट्रॉन्ग भी करूंगा और फिर मैं हुकूमत भी चलाने में आसानी रहेगी। तो ये है आपने जो बात कही है। लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी वजारत आला की ख्वाहिशमंद है और दीगर जो उनके इत्तेहादी रहे पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब को कहां एडजस्ट कर रहे हैं, बाकी जो उनकी इत्तेहादी जमातें वो तो फिर नजर ही नहीं आ रही ना कहीं पे। नहीं, अलीम खान का नाम मत भूलिएगा और काफ लीग का एक लड़का है उसका नाम भी मत भूलिएगा सीएमशिप के लिए, ये मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे किसी को भी सरप्राइज मिल सकता है। अच्छा वारिस रजा साहब, ये जो सरप्राइज मिल सकता है वारिस रजा साहब, ये जो मंजूर वट्टू वाली कहीं मिसाल तो दोबारा नहीं दोहराई जाएगी कि चंद लोगों के साथ जिस तरह वजारत आला उन्होंने एंजॉय किया पंजाब में, इस तरह आईपीपी को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। अब उन्होंने भी इतनी कुर्बानियां दी हैं, यानी इतना वो अपनी गालियां भी ली हैं, लोगों से नफरतें भी ली हैं, सब कुछ किया है, तो उनको क्या मिल रहा है, फिर उनके हिस्से में क्या आ रहा है? के तौर पर आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया। होता भी यही है कि जब कोलिशन पार्टनर्स होते हैं तो उनको उनके जो रिक्वायर्ड कोटा है उनको दिया जाता है और वो दिया जाना भी चाहिए और दिया भी जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि देखिए नवाज शरीफ इस वक्त जो है ना, मैं बिला मुबारक ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ पाकिस्तान की ज़रूरत है। नवाज शरीफ एक स्टेटमेंट के तौर पर आपके पास है, आपके पास इसके अलावा कोई ब्रीड ऐसी नहीं है आइंदा कि जो कि इस स्टेटमेंट के मुकाबिल आ सके। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी हमारे दोस्तों ने बातें की, ठीक है, उनका नुक्ता नज़र है, उनकी राय है, उनका एहतराम है, लेकिन बात यह है कि नवाज शरीफ जब इख्तिदार में आएंगे और यकीनन कोलिशन गवर्नमेंट जो भी बनेगी, अगर कौमी हुकूमत भी बनेगी, अव्वल तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपने अभी असद साहब शायद गालिबन 80 या 90 के हवाले से शायद बात की है कि सीटों के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि 110 से 120 के करीब जो है ना वो नून लीग सीट ले जाएगी बहुत आसानी के साथ। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसमें जब सिंपल मेजॉरिटी उनकी बन जाएगी तो उसके बाद बहुत सारे और भी मराहल हैं, और ये कि मखसूस सीटों का मरहला जो है ना उसके तहत जाकर वो 172 का जो है ना फिगर जो है ना यानी पूरा करना। अभी तो 169 रिक्वायर है ना, क्योंकि सीटें 6 कम हो गई हैं। जी, मैं यही आपसे मैं तो 172 इसलिए कह रहा था कि वो आपने अच्छा वो मुझे करेक्ट कर दिया कि 6 सीटें अगर कम भी हो जाए तो ये तो और भी अच्छा है उनके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मुस्तहकम गवर्नमेंट कायम करने में वो कामयाब हो जाएंगे और मुस्तहकम गवर्नमेंट कायम। देखिए एक बात असद साहब, आप मेरे साथ रह भी चुके हैं, आपको शायद इल्म भी हो और आप बहुत सीनियर भी हैं। देखिए बात क्या है, बात यह है कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो है ना बहुत सीरियसनेस की जरूरत है। आपका पॉलिटिकल जो फैब्रिक है वो तबाह हो चुका है, माशी फैब्रिक तबाह हो चुका है, समाजी फैब्रिक तबाह हो चुका है। लिहाजा आप के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्टेबल किस्म की हुकूमत कायम करें। और ये बात याद रखिए, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं
कि इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये बारहा मैं कह चुका हूं कि उन पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई भी इकोनॉमिकल टीम नहीं है, कोई भी सियासी हिकमत अमली के हवाले से स्ट्रेटेजिकल कोई फर्द नहीं है, कोई टीम नहीं है। अगर कोई टीम है तो वो नवाज शरीफ के पास है, और वोट नवाज शरीफ का है सर। ये नवाज शरीफ का हर सूरत में यहाँ पर वजीर आजम बनने आए हैं, वो ऐसा नहीं है कि ऐसी आ गए उठ गए और उठ के आ गए। वो लेकिन वो 16 बहुत माह अच्छे में नवाज शरीफ साहब की जो टीम है, वारिस रजा साहब, उसकी कोई कारकर्दगी हमें कोई तजर्बा दिखाई नहीं दिया। देखिए 16 माह की जो कारकर्दगी है उसके अव्वल तो ये सब जिम्मेदार हैं। दूसरी बात ये कि उनका बिल्कुल कारनामा है, और कारनामा क्या है आप सुन लीजिए। कारनामा ये है कि एक तो डिफॉल्ट से निकालना पाकिस्तान को, जो कि 2018 से लेकर एक साथ कर गए थे, उसका जो भी तिया पांचा कर गए थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो आज तक जो पॉलिसी चलती चली आ रही है, जिसमें कहीं कहीं आवाम को रिलीफ मिला है निगरान गवर्नमेंट में, ये निगरान गवर्नमेंट की जो जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी हैं, ये वो 16 माह की गवर्नमेंट का पेशे खैमा है जो कि आपको नजर आ रहा है। और ये IMF ने खुद कहा है, ब्लूमबर्ग ने खुद कहा है कि 16 माह की जो हुकूमत थी, उसकी जो पॉलिसीज थी, वो निगरान हुकूमत टो कर रही है, क्योंकि निगरान हुकूमत आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि इख्तियारात के हवाले से कोई भी माशी पॉलिसी नहीं बना सकती है। लिहाजा वो जो माशी पॉलिसी 16 माह में जो भी करके गए, अच्छी या बुरी, उस पर एक अलग बहस हो सकती है कि वो ठीक थी या नहीं ठीक थी, लेकिन अभी तक वो पॉलिसीज के तहत ही मुल्क को चलाया जा रहा है। निगरान हुकूमत उसी पॉलिसी के तहत मुल्क को चला रही है। तो मैं ये समझता हूं कि 16 माह की हुकूमत का बार जो है ना, नवाज शरीफ या नून लीग पर मुकम्मल नहीं डाला जा सकता। वो तमाम के तमाम पार्टियां उसकी जिम्मेदार हैं। अच्छा जी, अभी असद मिर्जा साहब, जिस तरह मुआशी टीम की बात हो रही है कि जो पीछे भी हम तजर्बे देख रहे हैं, और जो अभी वारिस रजा साहब कह रहे हैं कि उनके ऊपर सारा उसका वजन नहीं डाला जा सकता, तो अभी आप क्या समझते हैं कि ये जो IMF से कर्जा लेके जो उन्होंने वक्ती तौर पर तो एक रिलीफ हमें मिल गया, लेकिन कौन सी ऐसी कोई जो उन्होंने को 16 माह के अंदर ऐसी पॉलिसी जिसके आवाम तक समरात हो, यानी तेल सस्ता हो गया हो, वो बिजली सस्ती होगी हो, गैस सस्ती होगी, जो अभी वारिस रजा साहब कह रहे थे कि उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आवाम पर आ रहे हैं, जो 16 माह की हुकूमत की पॉलिसियां थी। अगर उस 16 माह की पॉलिसियों का ये नतीजा है कि पेट्रोल मजीद इजाफा हो गया, बिजली में कई दफा इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में कई दफा इजाफा हुआ, महंगाई में इजाफा हुआ, करंट डेफिसिट खसारा में इजाफा हुआ, और जिस तरीके से रिजर्व जो है हमारे कम होते गए, इंपोर्ट हमारी जो है वो कम हुई नहीं, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी नहीं, तो अगर यही ही आगे जाके कंटिन्यूटी होनी है तो फिर तो हम तरक्की कर गए। ट्रिकल डाउन इफेक्ट से पहले असद साहब आपको डोमिनो इफेक्ट्स के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। 2018 के बाद जिस तरीके से प्राइसेस में इजाफा हुआ था, 2020 में आप जो 150 का तेल था पाकिस्तान में, वो तकरीबन 400 तक जा चुका था। फिर PDM की गवर्नमेंट के अंदर डेफिनेटली वो 550 का हुआ। आपका जो पेट्रोल था वो तकरीबन 70-75 से आपका 150 पे जा चुका था। फिर 300 अरब की सब्सिडी है। लेट्स नॉट गो इनटू द हिस्ट्री कि किस तरह से मामला वो आगे आए कि 25,000 अरब का कर्जा लिया गया, उसके बाद उसका आज तक नहीं लोगों को पता कि वो कहाँ इस्तेमाल हुआ। फिर 300 अरब की, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जनवरी फरवरी के बिलों के अंदर एक चीज लिखी हुई होती थी, आपके भी बिलों में लिखी हुई आई होगी कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आपको इतने पैसे जो हैं वो बिल में रिलीफ दिया गया है। आपके सर्दियों के बिल 3-4 हज़ार रुपए थे, उसमें 2 हज़ार रुपए हमारे जो साबिक वजीर आजम है, साबिक से साबिक वजीर आजम, बल्कि साबिक से साबिक वजीर आजम जो हमारे थे, वो हमें 4,000 रुपए के बिलों के अंदर 2 हज़ार रुपए की सब्सिडी दिया करते थे, जब उनको ये पता लगा कि उनका जो है वो तख्ता उलटने जा रहा है। तो ये तमाम तर चीजें ऐसी हैं जिसका इफेक्ट जो है फिर बाद की जो गवर्नमेंट है उसको ये खमियाजा भुगतना पड़ा है। इस चीज को तो हम सब मानते हैं। और अगर आप ये बात करें कि आपकी इकोनॉमी जो है वो 6% पे जा चुकी थी, तो सर GDP का सिंपल फार्मूला है कि आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा दें, आपकी GDP वैसी आपकी जो है ना वो जो उसकी ग्रोथ रेट है वो आपका ऑटोमेटिकली जो है ना वो सिस्टम के अंदर आपका हाई शो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या अगर 3-3.5% की इन्फ्लेशन थी। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी हियर, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ कि कल लोगों ने वोट देने के लिए जाना है, लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे, लोगों को हम बताना चाह रहे हैं कि क्या चीजें, अच्छा हिस्ट्री हमारी क्या है, क्या चीजें ठीक है, क्या चीजें ठीक नहीं है।
अगर 3.5% इन्फ्लेशन थी, जिसको मियां साहब अपने जलसों के अंदर बात कर रहे हैं, तो थी 3.5%। अगर उनके दौर के अंदर 5.9% जीडीपी थी, या प्राइसेस कंट्रोल में थी, या आपका डॉलर जो है वो एक 5 साल तक 100 से 104 रुपए तक रहा, ये चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स दुरुस्त हैं। फिर उसके बाद 150 पे गया, फिर उसके बाद डॉलर ने फिर ब्रेक नहीं डॉलर के लगाई। हवाले से तो पे आपकी बात ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है उसके वो बाद 6% थी, 3% नहीं जी। थी, 6% थी। 6% से कभी भी काम नहीं आई, और वो भी कुछ देर के लिए रही है। नहीं, इन्फ्लेशन की तो बात कर रहे हैं। लेकिन गल साहब यहाँ पे एक और भी चीज है ना जो काबिल जिक्र है। इन्फ्लेशन हमारी 2.5% पे थी ना, 2.5 से 3% के दरमियान रही है ना, 2013 से लेके 2017 के दरमियान। उसके बाद इन्फ्लेशन आपकी जो है वो इंक्रीज करी है। वो उसके तो बाद फिगर अगर इसाकदार साहब का मे भी वो फिगर्स होंगे, लेकिन ऐसे कभी भी नहीं रहा। 6-5% पे रही है, 2.5% पे तो कभी, ये तो एक आइडियल सिचुएशन है अगर ऐसी बात थी। हाँ, ये 6 नहीं, से कम नहीं है शायद मेरे ख्याल से। लेकिन कल साहब एक और भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की अगर बात की जाए, कोरोना को फेस करने के साथ साथ वो गवर्नमेंट आगे बढ़ी है, तो समझते नहीं कोरोना के साथ लेकर ये अच्छा पॉलिसी लेकर चलिए तरीके से। कल साहब मेरा आपसे सवाल है। जी बिल्कुल, आप देखें ना कि एक तरफ कोरोना था, दूसरी तरफ अगर पेट्रोल उस वक्त महंगा लेके वो कम अगर दे रहे थे आधी कीमत पर, आवाम को सब्सिडी भी तो दे रहे थे ना। 10 लाख का हर पाकिस्तानी शहरी को सेहत कार्ड जो है उसकी फैसिलिटीज थी, आपके लंगर खाने चल रहे थे, एहसास प्रोग्राम चल रहा था, कफालत प्रोग्राम चल रहा था, आपकी स्कॉलरशिप चल रही थी, आपकी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है, एक लंबी फहरिस्त है। वो सारे प्रोग्राम अगर वो पीटीआई चला रही थी, आवाम को रिलीफ मिल रहा था। गैस आज से मैं समझता हूँ कि 400-500 गुना सस्ती थी, बिजली इससे काफी ज्यादा सस्ती थी, 30 रुपए 35 यूनिट होगा, आज 60-70 रुपए तक पहुंचा हुआ है। गैस जो है 400-500 से ज्यादा गुना इजाफा हो चुका है। और इसी तरीके से बाकी महंगाई का जो मुख्तलिफ चीजें, एक और बात पैरामीटर जो है सारे, तो ये जो चीजें हो रही थी, अगर वो ये सारी चीजें मैनेज कर पा रहे थे, तो क्या वजह है कि पीडीएम की हुकूमत जो है वो आते ही उन्होंने मजीद अवाम पे बोझ भी डाला, निगरान हुकूमत भी अभी बोझ डाल रही है, और अभी तक वो चीज जो है वो अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा सिवाय तकलीफ के। लेकिन और भी यहाँ पे चीज है ना, जिस तरह से इसाक डार ने कहा और शहबाज शरीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल सस्ता करके रियासत के साथ गलती की है, यानी कि अवाम को रिलीफ देना गलती है उनके नजदीक। जी खल साहब। अच्छा, मेरा ख्याल है कि पैनलिस्ट को भी, सफीना से भी पूछ लेते हैं। सफीना, ये आप क्या, मैं यहाँ पे एक चीज, मैं अगर मुझे इजाजत है, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। की जा रही है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं जो मुख्तलिफ लोग बात कर रहे हैं? असद साहब, आप कुछ बात करना चाहते हैं, उसे कंप्लीट कर लें। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा, ये बड़ा गलत पर्सपेक्टिव है कि आपने अवाम को सब्सिडीज दे रहे हैं, अवाम को आप लंगर खानों पे लगाया हुआ है, आपने 300 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं, तो उसमें अवाम का फायदा है, आप बिजली में सब्सिडी दे रहे हैं। सर, कर्जे लेके कभी भी अवाम को सब्सिडी नहीं दी जाती, ये प्रैक्टिस ही बिल्कुल गलत है। अगर आप कहते हैं कि आप IMF से $1 बिलियन ले लें, उसके बाद अवाम में बांट दें। प्रोग्राम जो है वो अभी जो सफीना ने कहा है कि उनके हरदिलजीज जो लीडर हैं, वो तो बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड के साथ यूथ कार्ड, किसान कार्ड, हारी का जो है वो, उसके बाद जो यूथ कार्ड है, तो सफीना मुस्कुरा रही है, तो आप वो सारी चीजें फिर उससे क्या इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी? सर, सोशल सिक्योरिटीज पूरी दुनिया के अंदर दी जाती हैं। अगर कोई शख्स जॉब नहीं कर रहा, अमेरिका के अंदर भी, इवन आपके वेस्ट में अगर आप जाके देख लें, तो कोई शख्स जॉब नहीं कर रहा है, कोई जॉबलेस है, किसी के साथ मसाइल हैं, तो गवर्नमेंट उसको जो है वो टेक केयर करती है। तो ये चीजें पूरी दुनिया के अंदर की जाती हैं। लेकिन बड़ी गवर्नमेंट है ना, कंट्रोल करने के लिए सर देखिए, तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर रहे हैं, जो कहते हैं पाकिस्तान उस सिचुएशन में नहीं है। सफीना साहब, आपके हर दिल अजीज बात कर रहा हूं कि सामा साहब, अगर वो भी तो ये जो सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप क्या जस्टिफाई करेंगे? 50 लाख रुपए कर्जा लेके उसको मैं लोगों में बांट दूं, तो मेरे ख्याल से कभी भी आप सक्सेस नहीं होंगे। आपको कर्जे लेके आपको बिल्ड करना पड़ता है, आपको इकोनॉमी पावर सेक्टर्स में लगाना पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको अवाम में बांटना नहीं पड़ता। आपको क्या पेट्रोल में बांट दें, बिजली में बांट दें, ऐसे नहीं होती गवर्नमेंट। असद साहब, आपसे वापस में बात करते हैं। सफीना साहब, जी थैंक यू। पहले तो असद साहब तो काफी जज्बाती हो गए शायद इसको लेके, बहुत जज्बाती हो गया असद भाई। आप सफीना साहबा जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि ठंड हो रही है, मैंने कहा थोड़ा सा ये नहीं करना चाहिए, तरक्की याफ्ता ममालिक में तो हम देखते हैं कि वहाँ पे आम शहरी को बहुत ज्यादा वहाँ पे रिलीफ दिया जाता है, पाकिस्तान तो पोजीशन में नहीं है ना। मैं आप लोगों की बातों का जवाब देने से पहले एक बात बता दूं कि मेरा कोई भी फेवरेट लीडर नहीं है। मेरी फेवरेट पाकिस्तान है, और जो मेरा हीरो है ना वो पाक आर्मी है,
ये विलन्स है मेरे लिए, तमाम पॉलिटिशियंस ये बदलते रहते हैं, कौन कितना मेरे टेंशन लेने में कामयाब हुआ, ये सब वक्ती हैं, आप अपने टेम्परेरी। पहले बयान को वापस ले लें, आपके पहले बयान को नहीं बंद ना कर ना, दें। मैं वापस नहीं ले रही। मैंने कहा, आपने मुझसे पूछा वोट किसको देना है, तो मैंने वो ऑनेस्टी के साथ जवाब दिया। मैंने ये नहीं कहा वो मेरे हीरो बन गए हैं। नहीं, पाकिस्तान से बाहर तो वीगो नहीं जाता ना, आप खुल के बात कर नहीं सकती नहीं, हैं। मैं वीगो, मैं ये मेरा अब का नहीं है, ये मेरा शुरू से ही है। मैं यू टर्न नहीं लेती हूँ, ये मैं पहले से ही हूँ। पाकिस्तान के लिए बोलती हूँ, पाकिस्तान के लिए लिखती हूँ, और उसके बाद ठीक जो है। अगर कोई सेकंड नंबर पे मोस्ट फेवरेट है तो वो पाकिस्तान की फौज है, क्योंकि फौजी की बेटी हूँ। तो वो मोहब्बत मेरी टेम्परेरी बिल्कुल जी, नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान की से आर्मी ने मोहब्बत हमारी आजमान है। सरहदों की अच्छा, हिफाजत दूसरी की है, हर बात, पाकिस्तानी मोहब्बत आप करता है। लोग एक बात कर रहे थे कि जी मियां साहब ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। तो हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, वो तो कहते थे हमारे पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है उन्होंने बचाया डिफॉल्ट होने से, थैंक यू। तो वो उनका करता था, तो आप उनको क्रेडिट दें, ये गलत बात है। क्रेडिट जिसका हो उसी को देना चाहिए। और दूसरी बात, सब्सिडी यस हर मुल्क में दी जाती है। यूं तो मियां साहब ने मोटरवे भी कर्जे लेके बनाए, मेट्रो भी कर्जे लेके बनाए, उसके ऊपर भी सब्सिडी जा रही है। उतना वो अर्न नहीं कर रही है जितना हम उसको पे कर रहे हैं। यहाँ यूके के अंदर भी जब हम अपनी लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा सब्सिडी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में कोई अचंभे का काम हो रहा था। मैंने इमरान खान की हुकूमत में उनको हमेशा क्रिटिसाइज किया, लेकिन जो उनके एक चीज थी, जिस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोरोना आया हुआ था, जो मैंने बर्तानिया के अंदर सिस्टम देखा, वही सिस्टम पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट हो के मेरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम बहन भाइयों को ठीक है। इक्वली वो चीज प्रोवाइड की जा रही थी। तो देखिए, हर किसी की बात को क्रिटिसाइज सिर्फ इसलिए कर देना क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है या हमें किसी पे गुस्सा है, ये अनफेयर बात होती है। अगर हम ठीक है। यहाँ पर तजिया देने के लिए बैठे हुए, तो बियॉन्ड दैट कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, जिसने अच्छा ठीक काम है। किया उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, जो बुरा करे उसको क्रिटिसाइज ठीक करना है। चाहिए। अच्छा रजा सैयद साहब, आप कल के 8 फरवरी के इंतखाबात को क्या देख रहे हैं, आइंदा पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा? मुख्तसर जवाब। मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी इसके बाद। ये आखिरी यानी आखिरी फेज है, केओस का आखिरी फेज है, अनसर्टेनिटी का, जो खत्म होने जा रहा है। इस वक्त बेशक एक बड़ी तादाद है लोगों की जो अनसर्टन हुए हुए हैं और उनको ये लग रहा है कि कल पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कल के बाद स्टेबिलिटी आना शुरू हो जी जाएगी। बहुत आप और अच्छी हम बात। जी वारिस रजा साहब, टाइम जो कि थोड़ा, आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी का जो इंतखाबात है क्या लेके आएगा पाकिस्तान के लिए? मैं ये समझता हूँ कि 8 फरवरी का इंतखाब जो है 2024 का, वो इंतखाबात जो है ना, पाकिस्तान में उम्मीद, होप और हमारी सियासी फैब्रिक्स और माशी फैब्रिक्स को दुरुस्त करने की जी तरफ असद मिर्जा एक साहब, आप 8 बढ़ता फरवरी हुआ। के इंतखाबात को किस तरह देख रहे हैं? सर मेरे ख्याल से एक ही चीज की कमी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और वो मैं एग्री ठीक है, करता हूँ बहुत रजा साहब शुक्रिया। से, स्टेबिलिटी आप- आएगी पाकिस्तान में। सफीना, आखिर आप में कुछ एक लाइन में 2024 जी, मैं के नहीं इंतखाबात समझती पर कि बात- पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन होने के बाद स्टेबिलिटी आने जा रही है। पाकिस्तान के अंदर अनसर्टनिटी ठीक है, मजीद बहुत बढ़ने शुक्रिया। जा रही है। नाज़रीन, 8 फरवरी कल का दिन है। कल के बाद देखते हैं कि क्या स्टेबिलिटी आती है नहीं आती। कल का दिन है, इस तरह से आपसे रब्ता जारी रहेगा। फिलहाल प्रोग्राम का खत्म हो जाता है। अपने मेजबान उसामा ज़ाहिद असद कल को दें इजाजत। अल्लाह ने के बाद।